हेलो दोस्तों, एनसीआर रीडर्स क्लब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग हर मौके पर सही बात कहकर दूसरों को प्रभावित कर देते हैं। कुछ लीडर्स अपने भाषण से श्रोताओं को प्रेरित कर देते हैं। कुछ लोग अपनी बातों से सामने वाले को मंत्र मुक्त कर देते हैं और लोग उनका कहना खुशी खुशी मान लेते हैं। इन सब में कौन सी बात समान है? जाहिर है, इनमें समानता ये है कि वे सभी लोकप्रिय होते हैं और वे सभी संवाद कौशल में माहिर होते हैं। संवाद कौशल लोकप्रियता की अनिवार्य शर्त है। अगर आप इसमें कच्चे हैं तो आप परिवार, समाज, ऑफिस कहीं भी ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो सकते। और तो और प्रेम में भी आपकी सफलता की संभावना काफी कम रहेगी। चाहे आप शिक्षक हों या सेल्समैन हों, मैनेजर हों या माता पिता हों, संवाद कौशल में माहिर होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। क्योंकि भाषा ही हमें एक दूसरे से जोड़ती है या दूर करती है। यह लोक व्यवहार का वह बुनियादी स्तंभ है जिस पर आपके रिश्ते खड़े होते हैं। आपका काम धंधा चाहे जो हो, आपकी आर्थिक स्थिति चाहे जैसी हो, आपकी उम्र चाहे जितनी हो, संवाद कौशल में माहिर होना आपकी सुख शांति के लिए बहुत जरूरी है। कारण स्पष्ट है, हम लोग रॉबिन्सन क्रूसो की तरह किसी वीरान टापू पर नहीं रहते। हम तो ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हमें अलग अलग तरह के लोगों के साथ काम करना, रहना, उठना, बैठना और व्यवहार करना पड़ता है। संवाद कौशल में निपुणता हासिल करने के बाद आप दूसरों के साथ मधुर संबंध बना पाएंगे, लोक व्यवहार में निपुण हो जाएंगे, अपने बॉस और कर्मचारियों से ज्यादा अच्छा संप्रेषण कर पाएंगे। आपका पारिवारिक जीवन बेहतर हो जाएगा और कौन जाने आप मशहूर वक्ता भी बन जाएंगे। एनसीआर रीडर्स क्लब में फिर से आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करने वाले हैं डॉक्टर सुधीर दीक्षित द्वारा लिखी बहुत ही महत्वपूर्ण किताब सफलता शब्दों का खेल है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, सफलता शब्दों का खेल है। अभी हम स्टार्ट करते हैं बुक समरी, लेकिन उससे पहले हमारी ऑडियो बुक को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं सेल्फ हेल्प और मोटिवेशनल बुक समरीज, वो भी हिंदी में, जो आपकी सफलता को बूस्ट करने में मदद करती हैं। इस तरह हम देखते हैं कि संवाद कौशल हम सभी के लिए जरूरी है। चाहे हम कुछ भी करते हों, कहीं भी रहते हों, किसी भी पद पर काम करते हों, सौभाग्य से इसमें पारंगत होने के लिए ऊंची शिक्षा या डिग्री की जरूरत नहीं है। इसके लिए बस भाषा के 8 बुनियादी सिद्धांतों को जानने, संवाद प्रक्रिया के 6 पायदानों को समझने और संवाद कौशल के 8 सूत्रों पर अमल करने की जरूरत है। यह पुस्तक आपको बताएगी कि आप दूसरों की बातें सुनकर उनका सही अर्थ कैसे समझें। यह पुस्तक आपको बताएगी कि आप अपनी बात कैसे कहें ताकि लोग उनका सही अर्थ समझ पाएं। यह पुस्तक आपको शब्दों का विशेषज्ञ बनाए न बनाए, उनका कुशल खिलाड़ी जरूर बना देगी। अगर आप शब्दों पर गौर करेंगे, बोलने से पहले सोचेंगे, हर बातचीत के बाद उसका विश्लेषण करेंगे, उससे सबक लेंगे, तो यकीन माने कुछ ही समय बाद आपका संवाद कौशल बेहतर हो जाएगा। शोध से यह साबित हो चुका है कि जिन लोगों की शब्दावली ज्यादा समृद्ध होती है वे जीवन में ज्यादा तरक्की करते हैं। तो फिर देर किस बात की है? आइए शब्दों के खेल को समझना शुरू करते हैं। अर्थ के अनर्थ का मूल कारण शब्द प्रतीक होते हैं। संवाद की नींव है शब्द, और शब्दों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वे पत्थर की लकीर नहीं होते हैं, वे मूर्ति या ठोस नहीं होते हैं, वे सिर्फ प्रतीक होते हैं। यानी वे किसी दूसरी चीज की तरफ इशारा करते हैं। अगर आप कुर्सी कहते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप कुर्सी हाथ में उठाकर श्रोता को नहीं दिखा रहे हैं, आप तो एक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुर्सी से आपका आशय क्या है? आराम कुर्सी, या फिर डाइनिंग टेबल की कुर्सी, या बेंत वाली कुर्सी, या रिवॉल्विंग चेयर, या लकड़ी की कुर्सी, या फाइबर की कुर्सी, या स्टूडेंट चेयर, या एग्जीक्यूटिव चेयर, या फिर मुहावरे की भाषा में पद या सत्ता। जैसा आप देख सकते हैं, सुनने वाले के सामने बहुत से विकल्प हैं जिनमें से वह अपना मनचाहा मतलब निकाल सकता है। अगर वक्ता बिल्कुल स्पष्ट न हो
तो गलत मतलब निकालने की आशंका बढ़ जाती है। ध्यान रहे, विशेषणों के प्रयोग से भाषा स्पष्ट होती है, इसलिए उनका इस्तेमाल करके अपनी बात को स्पष्ट कर दें। जैसे अगर आप कुर्सी के बजाय रिवॉल्विंग चेयर कहते हैं तो आपकी बात सुनकर श्रोता फाइबर चेयर का गलत अर्थ नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपने पूरी बात स्पष्ट कर दी है। आइए कंप्यूटर की डिक्शनरी का उदाहरण देखते हैं। अगर आप वर्ड में टाइप करते हैं जयपुर तो फौरन उसके नीचे लाल लकीर आ जाती है, जिसका मतलब है कि कंप्यूटर की डिक्शनरी में वह शब्द नहीं है। इसी तरह हमारे दिमाग की डिक्शनरी में भी कई शब्दों के अर्थ नहीं होते, इसलिए हम मजबूरी में उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। मान लें कोई आपसे कहता है कि वह अलग पैराडाइम के हिसाब से चलता है, आपके दिमाग की डिक्शनरी में यह शब्द है ही नहीं, इसलिए आप कुछ नहीं समझ पाते। देखिए, संवाद करते समय हम डिक्शनरी साथ नहीं रखते हैं, इसलिए अपरिचित शब्द सामने आने पर अर्थ का अनर्थ होने की आशंका बढ़ जाती है। इससे बचने के लिए यह जरूरी है कि हम अपना ज्ञान झाड़ने के चक्कर में भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल न करें, और अगर सामने वाला करे तो उसका मतलब पूछ लें। मान लें आप कहते हैं वह लड़का बदमाश है, अब बदमाश से आपका क्या मतलब है? आप शायद चंचल कहना चाहते हैं, लेकिन मेरे दिमाग की डिक्शनरी में बदमाश का मतलब है गुंडा, इसलिए मैं तो यही समझूंगा कि आप उसे गुंडा कह रहे हैं। हो गया ना अनर्थ। देखिए, एक ही शब्द के कई मतलब हो सकते हैं और यहीं पर बहुत बड़ा पेच होता है। आप शब्द में कौन सा मतलब भर रहे हैं और मैं उसका कौन सा मतलब निकाल रहा हूं, इन दोनों में बहुत अंतर हो सकता है और अक्सर होता भी है। अभी चलते हैं भाषा के 8 बुनियादी सिद्धांत। नंबर 1, ईश्वर ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है। ईश्वर ने आपको 2 कान इसलिए नहीं दिए हैं ताकि आप एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दें। उसने 2 कानों के बीच एक दिमाग भी दिया है ताकि शब्द किधर से भी आए सीधे आपके दिमाग में जाएं। अपने कानों को कंप्यूटर का माउस मान लें और दिमाग को सीपीयू। माउस को राइट क्लिक करें या लेफ्ट क्लिक, जानकारी सीधे सीपीयू में पहुंचती है, जो उस जानकारी को प्रोसेस करके मॉनिटर पर डिस्प्ले कर देता है। याद रखें कि ईश्वर ने हमें कान 2 दिए हैं जबकि मुंह 1 ही दिया है। यह भी न भूलें कि बोलना मुंह का सिर्फ पार्ट टाइम काम है। मुंह का प्रमुख काम तो भोजन करना और पानी पीना है, लेकिन कुछ लोग इस तरह व्यवहार करते हैं जैसे बोलना ही मुंह का मुख्य काम हो। ईश्वर के इरादे को समझें, मुंह कम खोलें, कान ज्यादा खोलें और दिमाग तो हमेशा खुला रखें। भाषा की दुविधा दूर करने का इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। नंबर 2, सुनना बोलने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यह न भूलें कि संवाद कौशल के 2 हिस्से होते हैं, बोलना और सुनना। एक लोकप्रिय कहावत है, बोलना चांदी जैसा है, मौन सोने जैसा है। दरअसल इसे इस तरह कहना ज्यादा अच्छा रहेगा, बोलना चांदी जैसा है, सुनना सोने जैसा है। सुनने का कौशल सीखना ज्यादा महत्वपूर्ण है और मजे की बात तो यह है कि सुनने का कौशल न तो सीखा जाता है न सिखाया जाता है। क्या स्कूल कॉलेज में कभी सुनने के कौशल पर किसी टीचर ने आपकी क्लास ली थी? जाहिर है नहीं। वैसे तो बोलने के कौशल पर भी कभी स्कूल कॉलेजों में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन फिर भी वाद विवाद या तत्कालिक भाषण जैसी प्रतियोगिताएं द्वारा उसे प्रोत्साहित किया जाता है। किसी विद्वान के शब्द याद रखें, जब आपका मुंह खुला रहता है तो आप कुछ नहीं सीखते हैं, आप तो तब सीखते हैं जब आपके कान खुले रहते हैं और दिमाग खुला रहता है। नंबर 3, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज की सीमाएं होती हैं। बॉडी लैंग्वेज का ज्ञान उपयोगी तो है, लेकिन यह न भूलें कि बॉडी लैंग्वेज की सीमाएं होती हैं। बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से हम मूलतः अपनी भावनाओं का इजहार करते हैं। वैचारिक क्षेत्र में यह ज्यादा कारगर नहीं होती। बॉडी लैंग्वेज यह तो बता सकती है कि हम कब झूठ बोल रहे हैं, लेकिन यह किसी को न्यूटन की गति का पहला नियम या प्रोडक्ट के लाभ नहीं समझा सकती। तो यह याद रखने में समझदारी है कि बॉडी लैंग्वेज हमेशा कारगर नहीं होती और वैचारिक चर्चा में शब्द ही प्रमुख अस्त्र होते हैं। नंबर 4, इरादा।
इरादा सबसे महत्वपूर्ण होता है। संवाद करते वक्त यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि शब्दों का उतना महत्व नहीं होता जितना के इरादे का। अगर कोई आपको पगला कहता है तो महत्व शब्द का नहीं, उसके इरादे का है। यह विचार करें कि क्या वह आपको नीचा दिखाने या अपमानित करने के लिए ऐसा कह रहा है या फिर मजाक में कह रहा है। संवाद के लक्ष्य को कभी न भूलें। अगर आपका लक्ष्य मधुर संबंध बनाना है तो सुनने और बोलने में समय का निवेश करें। दूसरी ओर अगर आपातकालीन स्थिति है तो लंबी चौड़ी भूमिका न बनाएं और फटाफट अत्यावश्यक बात बता दें। नंबर 5, गलत भाषा गलत फहमियों की जड़ होती है। भाषा ही वह चीज है जो इंसान को पशुओं से अलग करती है, लेकिन लोग भाषा का जितना दुरुपयोग करते हैं उतना शायद समय के अलावा किसी दूसरी चीज का नहीं करते। अक्सर गलत भाषा के कारण गलत फहमियां हो जाती हैं। कई बार तो लड़ाई झगड़े की नौबत तक आ जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि अंधों के अंधे ही होते हैं। इस वाक्य के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ था। इसलिए संवाद कौशल को गंभीरता से लें और इसमें माहिर बनने की पूरी कोशिश करें। अंधों के हाथी की तरह हम सभी अपने दृष्टिकोण से चीजों को देखकर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि दूसरे अपने दृष्टिकोण से उनका मतलब समझते हैं। जाहिर है इसमें गलतफहमियों की गुंजाइश हमेशा रहती है और इस बारे में जागरूक रहने पर आप बहुत सी समस्याओं से बच सकते हैं। नंबर 6, सिर्फ गौर से सुनना ही काफी नहीं। दर्जनों पुस्तकें हमें बताती हैं कि किसी दूसरे की बात समझने के लिए हमें पूरे गौर से सुनना चाहिए, लेकिन सिर्फ सुनना ही काफी नहीं है। हमारे पास ऐसे साधन होने चाहिए ताकि हम सुनी हुई बातों की व्याख्या करके असल अर्थ तक पहुंच जाएं। शब्द अभिव्यक्ति का माध्यम है, लेकिन शब्द छिपाने का साधन भी बन सकते हैं। शब्दों के माध्यम से इंसान कई बार झूठ का नकाब ओढ़ लेता है, झूठी छवि प्रस्तुत करता है, झूठे बहाने बनाता है, झूठे वादे करता है। तो भाषा झूठ का माध्यम भी बन सकती है। जब आप इसकी व्याख्या करके असल अर्थ तक पहुंचने का तरीका जान लेंगे तभी आप संवाद कौशल में निपुण बन सकते हैं। नंबर 7, शब्दों की व्याख्या महत्वपूर्ण होती है। शब्दों की व्याख्या करने के बाद ही आपको पूरा अर्थ मालूम चल सकता है। संवाद कौशल में डिक्शनरी का अर्थ ज्यादा मायने नहीं रखता। आपको तो सिर्फ यह पता लगाना है कि सामने वाला कहना क्या चाहता है। यह कोई गूढ़ या रहस्यमय चीज नहीं है। हम दिन भर में हजारों शब्द बोलते हैं और दसियों लोगों से बातचीत करते हैं। वे हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मूल सवाल यह है कि क्या हम उनकी बात समझ पा रहे हैं और क्या वे हमारी बात समझ पा रहे हैं? शायद नहीं। कारण सिर्फ यह है कि हम उनके या वे हमारे शब्दों की सही व्याख्या करने की जहमत नहीं उठा रहे हैं। भाषा की व्याख्या करना एक बड़ी दिलचस्प आदत बन सकती है। अगर आप शाम को दिन भर कहे सुने शब्दों की व्याख्या करते हैं तो यह आपकी हॉबी भी बन सकती है, एक ऐसी हॉबी जिससे आपको काफी फायदा होगा। नंबर 8, हर एक की प्रोसेसिंग स्पीड अलग अलग होती है। हम सभी अनूठे हैं, लेकिन हम यह बात भूल जाते हैं कि हम अक्सर अपने ही पैमाने से सबका मूल्यांकन करते हैं। कंप्यूटर का उदाहरण देखें। अगर आपके कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर लेटेस्ट है तो यह बहुत तेजी से काम करेगा, लेकिन हो सकता है कि सामने वाले के कंप्यूटर में पुराना माइक्रो प्रोसेसर हो जिसकी वजह से वह धीमा काम करे। कोडिंग और डिकोडिंग की प्रक्रिया में प्रोसेसिंग स्पीड बहुत मायने रखती है। इसीलिए कई बार धीमी प्रोसेसिंग स्पीड वाले लोगों को कोई बात देर में समझ आती है। कुछ लोग तूफान वेल की तरह दड़दड़ाकर बोलते हैं तो कुछ इतनी धीरे धीरे बोलते हैं जैसे धीमी गति के समाचार पढ़ रहे हों। यह सब प्रोसेसिंग स्पीड पर निर्भर करता है। अगर कोई बहुत तेजी से बोलता है तो आमतौर पर उसकी प्रोसेसिंग स्पीड तेज होती है। ऐसे में आपको तेजी से बोलने की कोशिश करनी चाहिए, वरना सामने वाला आपके धीमेपन पर झुंझलाने लगेगा। अगर सामने वाले की गति धीमी है तो आपको भी अपनी गति धीमी कर लेनी चाहिए, वरना सामने वाला आपकी बात समझ ही नहीं पाएगा। आप सुन रहे हैं
एनसीआर रीडर्स क्लब। संवाद प्रक्रिया के 6 पायदान। दुनिया में कितनी भाषाएं हैं? शायद 6 अरब। हम में से हर व्यक्ति अपनी अनूठी भाषा में बात करता है, सुनता है और सोचता है, जिसे हमारी संस्कृति, अनुभव, पेशा, व्यक्तिगत या व्यक्तित्व, सामाजिक परंपराएं और नजरिए आकार देते हैं। हूबहू हमारे जैसी भाषा का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के मिलने की संभावना बहुत कम है। अगर हम संवाद प्रक्रिया के 6 पायदानों को अच्छी तरह समझ लें और उनका लगातार ध्यान रखें तो हम संवाद कौशल में माहिर बन सकते हैं। इन 6 पायदानों में से शुरुआती 3 पायदान वक्ता यानी बोलने वाले से संबंधित हैं, जबकि आखिरी 3 पायदान श्रोता या सुनने वाले से। आइए इन सभी के बारे में संक्षेप में जानते हैं। नंबर 1, विचार। यह वह मूल उद्देश्य होता है जिसकी वजह से हम कुछ कहने के लिए प्रेरित होते हैं। हम बुनियादी तौर पर इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें कोई विचार या भाव व्यक्त करना होता है। हमारी अभिव्यक्ति के मूलतः 2 प्रकार हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया। क्रिया में आप बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, जबकि प्रतिक्रिया में आप सामने वाले की बात का जवाब देते हैं। नंबर 2, कोडिंग। यह संवाद प्रक्रिया का दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण पायदान है। इसमें आप अपने विचार या भाव के लिए उचित प्रतीक या शब्द खोजते हैं। आपने कभी एक बात पर गौर किया है? हम खुद को बहुत अनूठा समझते हैं, अपने अनुभवों को बड़ा अनोखा समझते हैं, लेकिन हम उन्हें सदियों पुराने शब्दों में ही व्यक्त करते हैं, जिनका इस्तेमाल करोड़ों लोग कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। इसका यह मतलब है कि अगर हमारा अनुभव सचमुच अनोखा है तो हम उसके अनोखेपन को व्यक्त कर ही नहीं सकते। सौभाग्य से हमारे ज्यादातर अनुभव सामान्य भाषा में व्यक्त किए जा सकते हैं। अपने विचार या भाव को सही शब्दों में बदलने की प्रक्रिया ही कोडिंग कहलाती है। कोडिंग में आपकी शिक्षा दीक्षा, आपके परिवेश, सामने मौजूद व्यक्ति, आपकी मानसिक परिस्थिति आदि की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अगर आप शांत हैं तो कोडिंग अच्छी होती है, लेकिन गुस्से या हड़बड़ी में कोडिंग गड़बड़ा जाती है और आप स्पष्ट बात नहीं कह पाते हैं या पूरी बात ठीक से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। अगर आपका शब्द भंडार समृद्ध है तो अपने विचार की कोडिंग के लिए आपके पास बहुत से विकल्प मौजूद हैं। कोडिंग करते समय हमेशा ध्यान रखें कि आपका उद्देश्य सामने वाले को अपनी बात पूरी तरह समझाना है, इसलिए वही शब्द चुनें जो उसकी समझ में आ जाए। आप सुन रहे हैं एनसीआर रीडर्स क्लब। नंबर 3, अभिव्यक्ति। बोलना, अभिव्यक्ति संवाद प्रक्रिया का तीसरा पायदान। कोडिंग की प्रक्रिया में मस्तिष्क हमें शब्द चुनकर देता है जिन्हें हमें बोलना होता है। अभिव्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सिर्फ शब्द ही काफी नहीं होते हैं, उन्हें बोलने का अंदाज भी महत्वपूर्ण होता है। यहीं पर बॉडी लैंग्वेज का खेल शुरू होता है। हम कौन से शब्द बोलते हैं यह तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि हम उन्हें कैसे बोलते हैं। हमारी भाव भंगिनी कैसी है, हमारा लहजा कैसा है, हमारी आवाज का स्तर कैसा है, हम जोर से बोल रहे हैं या धीरे से, हमारी शैली कैसी है। आइए कमजोर अभिव्यक्ति का एक उदाहरण देखें। मान लें हमने सुबह किसी मोटे सेठ को केले के छिलके पर फिसलते देखा, जिससे उसके सफेद धोती कुर्ते पर कीचड़ लग गया और वह चारों खाने चित्त हो। अगर किसी दोस्त को यह प्रसंग बताते समय हम सामान्य अंदाज में कहते हैं, सुबह मैंने एक सेठ को गिरते देखा, तो यह वाक्य सुनने के बाद उसका चेहरा गंभीर ही रहेगा। आप उसके हंसने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन वह गंभीर रहा। कारण हमारी अभिव्यक्ति की गड़बड़ी। आपने उसे यह संकेत ही नहीं दिया कि यह बात मजेदार है। आपने अपनी बात की चटपटी कोडिंग नहीं की, आपने उसे मसालेदार नहीं बनाया, आपने सिर्फ सामान्य अंदाज में बात बताई, इसलिए आपको सामान्य प्रतिक्रिया ही मिली। जाहिर है कोडिंग में शब्दों के अलावा चेहरे के हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज से भी मदद मिलती है। अगर आप अपनी बातचीत की गोपनीय कोडिंग करना चाहते हैं तो आपको किसी के कान के पास मुंह लाकर फुसफुसाने से मदद मिलेगी। नंबर 4, शब्द सुनना। शब्द सुनना बड़ा ही सरल काम लगता है, लेकिन है नहीं। हमारी सुनने की गति सामने वाले के बोलने की गति के मुकाबले काफी ज्यादा होती है। इसलिए लोगों की बातें सुनते समय हमारा दिमाग आसानी से भटक सकता है और अक्सर भटकता भी है।
सफल श्रोता सक्रियता से सुनते हैं, वे पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं, नजरों से नजरें मिलाते हैं, उपर्युक्त समय पर सिर भी हिलाते हैं, बीच बीच में हूं हां भी करते हैं, सवाल पूछते हैं, पूरी बात अच्छी तरह समझना चाहते हैं और आपको बोलने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। बहरहाल आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अच्छे श्रोता बिरले ही होते हैं। ज्यादातर लोग तो सुनते समय किसी दूसरी चीज के बारे में सोचने लगते हैं, अपनी बात कहने की तैयारी करते हैं या जवाब देने की हड़बड़ी में रहते हैं। अगर मामला ये है तो आप सक्रिय नहीं बल्कि निष्क्रिय श्रोता हैं। आपका पूरा ध्यान तो अपनी बात कहने पर ही लगा हुआ है। आप तो बस सामने वाले के रुकने का इंतजार कर रहे हैं और उसकी बात समझने का आपका कोई इरादा है ही नहीं। कई बार हम पहला वाक्य सुनकर ही अंदाजा लगा लेते हैं कि सामने वाला क्या कहना चाहता है, फिर हम उसका जवाब तैयार करने लगते हैं और उसके आगे के शब्दों पर भी ध्यान नहीं देते। यदि हमने पूरी बात नहीं सुनी है या गलत सुनी है तो हम संकट में हैं और संवाद की ट्रेन पटरी से उतर चुकी है। आश्चर्यजनक बात तो ये है कि संवाद प्रक्रिया के इस पायदान को सबसे ज्यादा उपेक्षित किया जाता है और इसके बावजूद लोगों का काम चल जाता है। नंबर 5, डिकोडिंग। बोलने से पहले हम कोडिंग करते हैं और सुनने के बाद डिकोडिंग। कारण वही है, शब्द प्रतीक होते हैं। डिकोडिंग की प्रक्रिया में आप सामने वाले की बात का अर्थ निकालते हैं। आप अपने शब्द भंडार में हाथ डालकर उसके शब्दों का मतलब खोजने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर गड़बड़ी की काफी गुंजाइश रहती है। याद रहे, जब भी किसी शब्द के 2 अर्थ संभव होते हैं तो हम अपने फिल्टर के हिसाब से मनचाहा अर्थ निकाल लेते हैं, जिससे खास तौर पर भावनात्मक क्षेत्र में काफी दिक्कत खड़ी हो जाती है। मिसाल के तौर पर कोई कहता है शर्मा जी की लड़की बड़ी गड़बड़ है। अगर आपने नकारात्मक चश्मा पहन रखा है तो फौरन आपके मन में यह विचार आ जाता है उसका जरूर किसी से लफड़ा चल रहा होगा, वह चरित्रहीन होगी, आखिर वह बड़ी स्टाइल मारती होगी। जबकि शायद सामने वाला सोच रहा होगा वह बेढंगे कपड़े पहनती है। इस तरह कोडिंग और डिकोडिंग की प्रक्रिया में गाड़ी बड़ी आसानी से पटरी से उतर सकती है। महत्वपूर्ण मामलों में बेहतर यही होगा कि हम अपनी कल्पना की उड़ान भरने के बजाय सामने वाले से पूछकर उसका स्पष्ट अर्थ पता कर लें। मान लें कोई हमें महान कहता है और यह कहते समय उसका लहजा व्यंग्यात्मक है तो निश्चित रूप से हम महान की डिकोडिंग करते समय महामूर्ख अर्थ लगाएंगे। नंबर 6, विचार। समझना और प्रतिक्रिया करना। डिकोडिंग करके हमें अपने हिसाब से मतलब निकाल लेते हैं, लेकिन हम अक्सर यह पुष्टि करने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि हमने जो मतलब निकाला है वह कितना सही है। हम अक्सर बगैर सही या पूरा मतलब समझे अपने दृष्टिकोण से बात आगे बढ़ा देते हैं। पिछले वाले उदाहरण में हम गड़बड़ का मतलब चरित्रहीन निकालकर आगे कहते हैं। अभी परसों रात को ही तो मैंने उसे किसी लड़के के साथ रेस्टोरेंट में देखा था। क्या पता आजकल के लड़के लड़कियां इतने क्यों बिगड़ रहे हैं। आपने सामने वाले की बात का गलत मतलब ही नहीं निकाला है, बल्कि बात को इस तरह आगे बढ़ाया है जिससे ऐसे और उदाहरण दिए जा सकते हैं। इसी को कहते हैं बात का बतंगड़ और राई का पहाड़ बनाना। इसलिए सही बात को समझना अनिवार्य है। हर महत्वपूर्ण बात के मामले में खुद से पूछना ना भूलें, क्या सामने वाला यही कहना चाहता है? क्या उसका मतलब यही है? क्या मैंने उसका मतलब ठीक ठीक समझ लिया है? हम जो भी अर्थ समझते हैं उसी के हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया तय करते हैं। अगर हमने गलत अर्थ निकाला है तो हमारी प्रतिक्रिया भी गलत होगी। जैसे ऊपर दिए महान वाले उदाहरण में अगर हम प्रतिक्रिया करते हैं, धन्यवाद कहते हैं, तो सामने वाला या तो अपना सिर पीट लेगा या फिर आपका सिर फोड़ देगा। संवाद प्रक्रिया के 6 पायदानों पर विचार करते समय यह ध्यान रखें कि जिस तरह ट्रांसमिशन में बिजली का नुकसान होता है उसी तरह भाषा के संप्रेषण में भी अर्थ का नुकसान होता है। इस बारे में सावधान रहें और अर्थ को जितना बचा सकें बचाएं। संवाद कौशल के 8 सूत्र। संवाद कौशल का पहला सूत्र है प्रसंग या संदर्भ। संवाद कौशल का पहला सूत्र प्रसंग यानी स्थिति या परिस्थिति यानी पृष्ठभूमि। अगर परिस्थिति सही नहीं है तो बेहतर से बेहतर भाषा का भी परिणाम शून्य होगा। मान लें किसी के घर में आग लगी हुई है
और ऐसे में आप उससे राजनीति या धर्म संबंधी बेहतरीन बात कहें तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, वह आपकी बात पर ध्यान ही नहीं देगा। कई बार परिस्थिति बहुत स्पष्ट दिख जाती है, लेकिन कई बार यह उतनी स्पष्ट नहीं होती। मिसाल के तौर पर आप किसी से पूछना चाहते हैं कि आपका कोई काम हुआ या नहीं, तभी आपको पता चलता है कि उसका ऑपरेशन हुआ है और वह 15 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहा। अब आप क्या करेंगे? उससे अपने काम के बारे में पूछेंगे या फिर उसकी तबीयत के बारे में? संवाद कौशल का पहला सूत्र प्रसंग। अगर प्रसंग सही नहीं है तो भाषा निष्फल है या रेगिस्तान में गन्ना लगाने जैसी बात है। प्रसंग या संदर्भ सही होने पर ही बाकी सारी चीजों का महत्व होता है। संवाद कौशल का दूसरा सूत्र, किसने कहा। मान ले कोई आपसे कहता है आपकी मौत तय है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कहने वाला व्यक्ति कौन है। अगर वह डॉक्टर है तो उसकी बात में दम है, अगर वह ज्योतिषी है तो उसकी बात विचारणी है। लेकिन अगर कोई सीधा साधा व्यक्ति चिढ़कर आपसे यह बात कह रहा है तो उसकी बात पर ज़्यादा गौर नहीं करना चाहिए। कहने वाला कौन है, इससे ही बात का महत्व तय होता है। बात वही रहती है लेकिन कहने वाले के हिसाब से उसका महत्व अलग हो जाता है। महाभारत के युद्ध में पांडव सेना द्रोणाचार्य के पराक्रम को रोकना चाहती थी, इसलिए उन्होंने द्रोणाचार्य से झूठ बोला कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मर गया है। द्रोणाचार्य ने कहा कि वे यही बात धर्मराज युधिष्ठिर के मुंह से सुनना चाहते हैं। युधिष्ठिर की छवि सत्यवादी की थी, इसलिए उनकी बात का वजन ज्यादा था। आप जो कह रहे हैं उसे सामने वाला मानेगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह आपको कितना महत्व देता है, आपका पुराना रिकॉर्ड कैसा है, उसके मन में आपकी छवि कैसी है। उसके अलावा वह यह भी देखेगा कि कहीं आपकी कथनी और करनी में अंतर तो नहीं है। अगर आप उसे सेहतमंद बनने की सलाह देते हैं तो वह देखेगा कि आप खुद कितने सेहतमंद हैं। अगर आप उसे अमीर बनने का तरीका बताते हैं तो वह देखेगा कि आप खुद कितने अमीर हैं। सामने वाला आपकी बात को महत्व तभी देगा जब वह आपको महत्व देगा। क्या आपका हुलिया यह बता रहा है कि आप महत्वपूर्ण हैं? क्या आपके स्वभाव या व्यवहार से यह पता चल रहा है कि आप सफल हैं? क्या आपका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली और आकर्षक है कि सामने वालों पर उसका सकारात्मक असर पड़ता है? क्या आप इतने विश्वसनीय हैं कि आपकी बात पर भरोसा किया जा सकता है? याद रखें, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। और आप किसी को एक बार तो मूर्ख बना सकते हैं लेकिन दोबारा नहीं बना सकते। अगर आप एक बार खराब प्रोडक्ट बेचने में कामयाब हो भी जाएं, तब भी रिपीट सेल की उम्मीद न रखें। हमेशा ईमानदार रहने में सामने वाले का भी भला है और आपका भी भला है। जाहिर है, युधिष्ठिर की तरह आप भी अपनी छवि या अच्छी छवि का दुरुपयोग करके एक बार तो अपना मतलब निकाल सकते हैं, लेकिन इससे आपका जमीन से 2 अंगुल ऊपर चलने वाला रथ जमीन पर आ जाएगा और लोग दोबारा आपकी बात पर यकीन नहीं करेंगे। संवाद कौशल का तीसरा सूत्र है, किससे कहा। सामने वाला कौन है, वह कहाँ रहता है, वह क्या करता है, नौकरी करता है, बिजनेस करता है या बेरोजगार है, उसका परिवार या पृष्ठभूमि क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उसका बौद्धिक स्तर कैसा है, उसकी उम्र, उसकी आदतें क्या हैं, उसकी छवि कैसी है, उसका नजरिया, व्यवहार, शब्दावली कैसी है। संवाद करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें अपनी बात की कोडिंग उसके हिसाब से करनी चाहिए ताकि वह हमारी पूरी बात समझ जाए। अगर कोई 3 साल का बच्चा आपसे ईश्वर के बारे में पूछता है तो आप शायद उसे सरल भाषा में छोटा सा उत्तर दे देंगे, लेकिन 30 साल के व्यक्ति को आप ज्यादा बड़ा उत्तर देंगे। आपकी शब्दावली श्रोता के अनुरूप होनी चाहिए। महान वक्ता हमेशा यही करते हैं, वे अपनी बातों को श्रोताओं के अनुरूप डालते हैं। अगर आप संवाद कौशल में निपुण बनना चाहते हैं तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। मान लें आप सेल्समैन हैं और किसी को कोई सामान बेचना चाहते हैं और आप सुबह 7 बजे फोन करके उसे अपॉइंटमेंट मांगते हैं। आपको यह पता नहीं है कि वह आदमी अक्सर 10 बजे तक सोता रहता है। नतीजा क्या होता है? आपके फोन की घंटी उसकी नींद तोड़ देती है और वह बिना सुने आपका प्रस्ताव ठुकरा देता है और आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाती है। सामने वाले के बारे में जानकारी हासिल करें, उसकी आदतें मालूम करें, उसकी आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करें
उसकी जरूरतों पर गौर करें। अपनी अपनी सुनाने में कोई तुक नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जानना कि सामने वाला क्या चाहता है। संवाद कौशल का चौथा सूत्र, कब कहा। यह बहुत महत्वपूर्ण है। टाइमिंग सटीक होना जरूरी है, तभी प्रभावी हुआ जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति परेशान है या दांत के दर्द से छुटकारा या छटपटा रहा है और ऐसे में कोई उससे पिकनिक पर चलने का प्रस्ताव रखता है तो वह उसे ठुकरा देगा। लेकिन अगर आप उसी व्यक्ति से एक हफ्ते बाद वही प्रस्ताव रखते हैं तो हो सकता है वह स्वीकार कर ले। ऐसा क्यों? क्योंकि समय बदल गया है, परिस्थितियां बदल गई हैं। सेल्स लाइन में भी ऐसा ही होता है। कब कहा, यह बड़ा अहम सवाल है। टाइमिंग सही होनी चाहिए। क्रिकेट के खेल में अगर टाइमिंग गलत हो जाए, बल्ला थोड़ी देर पहले घूम जाए तो खिलाड़ी आउट हो जाए। सफल क्रिकेटर वही होता है जो सही समय पर बल्ला घुमाता है। इसी तरह सफल वक्ता वही होता है जो सही वक्त पर अपनी बात कहता है। मान लें आप किसी संपन्न व्यक्ति से पार्ट टाइम जॉब करने का प्रस्ताव रखते हैं, क्या होगा? वह अस्वीकार कर देगा। लेकिन अगर उसी व्यक्ति की नौकरी छूट जाए और उसके बाद आप उसके सामने यही प्रस्ताव रखें तो क्या होगा? संभावना इस बात की है कि वह उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा और आपको धन्यवाद भी देगा। समय बड़ा महत्वपूर्ण है। संकट के समय में लोगों के व्यक्तित्व, उनकी इच्छाएं, उनकी जरूरतें जैसी होती हैं वैसी सुख के समय में नहीं रहती। यही नहीं, लोगों का स्वभाव तो 24 घंटे में 6 बार बदल सकता है। यह सुबह कुछ हो सकता है तो शाम को कुछ हो सकता है। आप सुन रहे हैं एनसीआर रीडर्स क्लब। संवाद कौशल का 5वां सूत्र, कहां कहा। मान लें आप किसी सुंदर युवती से प्रेम करते हैं और उसे डेटिंग पर ले जाना चाहते हैं। जाहिर है आप उससे किसी अस्पताल में या बस स्टॉप पर नहीं मिलना चाहेंगे। इसके लिए तो आप कोई बेहतरीन रेस्टोरेंट चुनेंगे जहां धीमा धीमा संगीत बज रहा हो और जहां का माहौल रूमानी हो। कहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि आप अपनी बात कहां कहते हैं। जगह सही होनी चाहिए। अगर आप किसी से कोई गोपनीय बात कहने वाले हैं तो अच्छी तरह सोच लें कि आप यह बात कहां कहेंगे। अगर आप महत्वपूर्ण हैं तो जगह पर खास ध्यान देना चाहिए। सामने वाले से उस जगह पर मुलाकात तय करना ज़्यादा अच्छा रहता है जहां उसे सुविधा हो और जहां वह सही निर्णय लेने की स्थिति में हो। याद रखें, रिटेल बिजनेस की 3 सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, स्थान, स्थान और स्थान। अगर आप जगह के महत्व का पता करना चाहें तो अपने शहर में ज़मीन की कीमतों पर गौर करें। कुछ इलाकों में ज़मीन के रेट ज़्यादा होंगे तो कुछ में कम होंगे। यानी उन इलाकों को ज़्यादा पहुँच या महत्वपूर्ण समझा जाता है। ज़मीन कहाँ है, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह बातचीत में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप किसी की प्रशंसा मंच पर खड़े होकर करते हैं या अकेले में, इसका अलग अलग असर होता है। दूसरों के सामने की गई सार्वजनिक प्रशंसा का असर ज़्यादा होता है और लोग जितने ज़्यादा हों असर उतना ही ज़्यादा होता है। संवाद कौशल का 6वां सूत्र, क्यों कहा। अब हम संवाद कौशल के एक बहुत ही अहम पहलू पर गौर करते हैं, क्यों कहा। यानी कहने वाले का इरादा क्या है, उसने यह बात क्यों कही, वह क्या चाहता है, यह बात कहने के पीछे उसका उद्देश्य क्या है। अगर आप कारण की तलाश करेंगे तो वे आपको आसानी से मिल जाएंगे। मान लें कोई आपसे कहता है मैं हर रोज सुबह कसरत करता हूँ। यह कहने के पीछे उसका क्या उद्देश्य है? शायद वह आपको यह बताना चाहता है कि वह अपनी सेहत के बारे में जागरूक है, या फिर यह संकेत देना चाहता है कि आपको कसरत करने की जरूरत है, या शायद उसने अभी अभी कसरत करना शुरू किया है और उत्साह में आपको यह बात बता रहा है। संभावनाएं बहुत सारी हैं। आपको परिस्थिति का विश्लेषण करने के बाद ही उचित प्रतिक्रिया तय करनी चाहिए। इसी तरह कोई अगर कहता है जिंदगी का क्या भरोसा, तो हो सकता है कि उसका कोई करीबी मित्र या परिचित दुर्घटना में मर गया हो, या फिर शायद उसने अखबार में भूकंप या बाढ़ की खबर सुन पड़ी हो। वैसे अगर बीमा एजेंट अपने संभावित ग्राहक से यह बात कहता है तो उसका इरादा स्पष्ट है, वह अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए यह बात कह रहा है। संवाद कौशल का 7वां सूत्र, क्या कहा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर हम सरसरी तौर पर कोई बात सुनकर या कोई चीज पढ़कर गलत मतलब निकाल लेते हैं।
अगर कोई कहता है कि 30% दुर्घटनाएं शराबी ड्राइवर करते हैं, तो शराबी लोग इसका यह मतलब निकाल सकते हैं कि शराब पीकर गाड़ी चलाने से दुर्घटना का खतरा कम होता है। अर्थ का अनर्थ हो गया, उद्देश्य क्या था और मतलब क्या निकाला गया। इसलिए हमें अपनी बात ऐसे शब्दों में कहनी चाहिए ताकि उसका गलत मतलब निकाला ही न जा सके। अगर हम दुकान में घुसकर कहते हैं कोई अच्छी ब्लेड दिखाओ, तो दुकानदार आमतौर पर वही ब्लेड दिखाएगा जिसमें उसका प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज्यादा होगा। इसके बजाय आपको स्पष्टता से कहना चाहिए जिलेट की मैक 3 टर्बो देना। अगर कोई कहता है क्या पता क्या होगा, तो इसका मतलब यह है कि उसे शंका या दुविधा है। अगर कोई कर्मचारी कहता है मैं यह काम 1 सप्ताह में करने की पूरी कोशिश करूंगा, तो इसका मतलब है उसे विश्वास नहीं है। अगर आप उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं तो इससे यही पता चलता है कि आप संवाद कौशल में निपुण नहीं हैं। दूसरी ओर अगर वह कहता है मैं इसे 1 सप्ताह में पूरा कर दूंगा, तो यह ज्यादा विश्वसनीय बात है। और इससे भी ज्यादा विश्वसनीय बात क्या है, मैं इसे 7 तारीख को शाम 5 बजे तक पूरा कर दूंगा। बात वही कही जा रही है, सिर्फ शब्दों का अंतर है और इसी से सारा फर्क पड़ता है। संवाद कौशल का 8वां सूत्र, कैसे का मतलब समझने के लिए सिर्फ शब्दों के विश्लेषण से ही काम नहीं चलता, आपको अन्य चीजों पर भी ध्यान देकर रखना चाहिए। कैसे का मतलब है कि उसने यह बात गुस्से में कही है या गंभीरता से कही है, ऊंची आवाज में कही है या सामान्य आवाज में। कैसे कहा है, बॉडी लैंग्वेज की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कई बार हम बच्चों को प्यार से पागल कह देते हैं, इसका मतलब नहीं है कि हम उन्हें सचमुच पागल कह रहे हैं, यह तो सिर्फ लाड है। अगर कोई प्रेमिका प्रेमी के महंगा तोहफा देने पर उसे पागल कह रही है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वह नाराज है, वह तो सिर्फ प्यार का इजहार कर रही है। अगर बात महत्वपूर्ण है तो हमें कैसे कहा पर जरूर गौर करना चाहिए। अगर धीमी आवाज में कोई बात बताई जाए तो गोपनीयता का संकेत मिलता है। अगर ऊंची आवाज में कही जाए तो गोपनीयता के बजाय बड़बोलेपन की संभावना ज्यादा होती है। कैसे कहा से यह भी पता चलता है कि हमें सामने वाले से कैसे बात करनी चाहिए। अगर सामने वाला धीमी आवाज में बात कर रहा है तो हमें भी अपनी गति पर यथासंभव काबू रखना चाहिए। अगर वह निराश है तो हमें अपने उत्साह और हंसी पर काबू रखना चाहिए, वरना वह बेकाबू हो सकता है। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और आपको अपनी पसंद की बुक समरी चाहिए तो हमें जरूर बताएं। आपकी द्वारा बताई बुक की समरी आप तक पहुंचाने में हमें खुशी होगी। धन्यवाद। आपका दिन